Now class, this is the last video of this chapter, fifth video of this chapter, women's suffragette movement. सफरगेट मीन्स क्या होता है? द वुमेन मूवमेंट कहलाता है, यानी आंदोलन करने वाली महिला, वो सफरगेट कहलाती हैं। तो महिलाओं का आंदोलन किस लिए था? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड होने तक डेमोक्रेसी बिकेम द नीड ऑफ द आवर। डेमोक्रेसी समय की ज़रूरत बन गई थी। गियर्ड बाई नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से गियर्ड होकर के यानी इंस्पायर हो करके पीपल वर यूनाइटेड बाई द फीलिंग्स ऑफ इक्वलिटी, लोग इक्वलिटी की फीलिंग के साथ यूनाइटेड हुए एंड ब्रदरहुड, और एक भाईचारा डेवलप हुआ। डेमोक्रेसी केम एज ए सोल्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी एक सोल्यूशन लेकर के आ गई थी। डेमोक्रेसी सबका हल था उसके पास। इट गेव एवरीवन एन इक्वल स्टेटस, इसने सभी को एक इक्वल स्टेटस दिया। दिस केम एज ए बून टू द पीपल, ये उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई हु वर टायर्ड लीडिंग अ लाइफ ऑफ, जो ऐसा जीवन जीने से बोर हो चुके थे, लाइफ ऑफ लो सेल्फ स्टीम, यानी कि कम आत्मसम्मान का जीवन जी रहे थे, वो एक अपमानित जीवन जी रहे थे, उससे लोगों को आज़ादी मिली। एंड ह्यूमिलेशन अंडर द मोनार्क, मोनार्क सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड्स या कॉलोनियल रूल्स, इन सभी से वो सभी के अत्याचारों से फ्री हो गए थे डेमोक्रेसी आने से। ठीक, इवन दो मोस्ट ऑफ द नेशंस सपोर्टेड डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि देखिए वर्ल्ड के बहुत से नेशंस ने डेमोक्रेसी का सपोर्ट तो किया है। वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट और पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, तो वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज में डेमोक्रेसी तो आ गई, फिर भी वुमेन को अनुमति नहीं थी, ना तो वोट डालने की परमिशन थी, ना ही गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होने की परमिशन थी। देयर वर मूवमेंट्स, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, दैट एडवोकेटेड वुमेन्स राइट टू वोट, जो वुमेन के वोट अधिकार की वकालत करते थे, यानी कि वुमेन्स को वोट डालने के अधिकार के लिए बहुत आंदोलन हुए पूरे यूरोप में। दिस रिजल्टेड इन द वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वुमेन का आंदोलन मूवमेंट गेनिंग मोमेंटम 1893 के मोमेंटम में या घोषणा पत्र में न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार या फीमेल को वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट है, देखिए डीकोलोनाइजेशन। तो मैंने पहले बताया था कोलोनाइजेशन क्या होता है? एक दूसरा कोई भी कंट्री किसी देश पर अपना कब्जा जमा करके शासन करने लगता है, उसे कोलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कॉलोनी बना लेता है पूरे देश को। ठीक है, अब इसका अपोजिट वर्ड होता है डीकोलोनाइजेशन। आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होने के बाद सिविल राइट्स मूवमेंट टुक प्लेस इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में सिविल राइट मूवमेंट्स होने लगे थे। डीकोलोनाइजेशन बिगेन सिमिल्टेनियसली, और धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया, यानी कि विदेशी सरकारें जाने लगीं, दूसरे देश की सरकारों के लिए खिलाफ आंदोलन होने लगे। एंड मैनी कॉलोनीज इन एशिया, तो बहुत सारी कॉलोनीज किन्हें कहा गया? जो ऐसे कंट्रीज जो विदेशी शासक थे उन्हें कॉलोनी कहा गया था। एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में गेंड इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी कॉलोनीज को आज़ादी मिली। इंडिया आल्सो गॉट इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड 1947, तो इसी पीरियड में 1947 में इंडिया को भी ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। द नीड फॉर ह्यूमन राइट्स गेन्ड रिकॉग्निशन, अब क्या था कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के ने भी एक रिकॉग्निशन, एक पहचान गेन की। ओइंग टू दिस, इसके साथ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो बहुत से देश जिसमें इंडिया भी शामिल था, क्रिएटेड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, संविधान सिटीजन्स के अधिकारों की सुरक्षा करता था। एंड स्ट्रीमलाइनेड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को गाइडेड करता था। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, तो मानव अधिकारों का संवैधानिक जो घोषणा पत्र था वाज अडॉप्टेड, स्वीकार किया गया। बाय द
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 10 दिसंबर 1948 इन पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स का एक डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया, ठीक है। और इस तरह वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सरकारें सेटअप हुई।